Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 7. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Question number 1. The Defense of Rhyme 1503 was written by Samuel Daniel. The Defense of Rhyme जो वर्क है वो 1503 का है और इसको किसने लिखा है? Samuel Daniel. Question number 2. Pendusto, which supplied the plot of Shakespeare's The Winter's Tale, is one of the best romances of Robert Greene. पेंडस्टो जो वर्क है वो रॉबर्ट ग्रीन का है और शेक्सपियर ने अपने वर्क द विंटर्स टेल के लिए वहाँ से क्या है प्लॉट जो है वो बोरो किया है, एक तरह से वहाँ से वो इंस्पायर्ड होकर लिखे हैं. तो पेंडस्टो क्या है? वो वर्क है रॉबर्ट ग्रीन का जहाँ से शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल अपना वर्क जो है उस बेस्ट पे प्रेजेंट किया है और ये रोमांस पे बेस्ट वर्क है. तो याद रहेगा द डिफेंस ऑफ राइम किसका वर्क है? सैमुअल डैनियल का. और पेंडस्टो जो वर्क है वो रॉबर्ट ग्रीन का है और वहीं से शेक्सपियर ने अपने वर्क द विंटर्स टेल के लिए क्या लिया है? प्लॉट बोरो किया है और ये एक रोमांस वाला वर्क है. Now next question is, who is best known as the creator of a new genre, the picaresque novel? पिकारेस्क नॉवेल के जो क्रिएटर हैं वो कौन जाना जाता है? किसी पिकारेस्क नॉवेल के क्रिएटर के रूप में जाना जाता है तो टॉमस नास, जो कि यूनिवर्सिटी विट को बिलोंग करते हैं. तो ये यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं और इन्होंने क्या किया है? पिकारेस्क नॉवेल के जेनर को क्या किया? क्रिएट किया है, मीन्स उसको इंट्रोड्यूस किया है या इन्वेंट किया है. Now question number 4. Laws of Ecclesiastical Polity has been said to be one of the first masterpieces of English prose. Who was its author? Richard Hooker. Laws of Ecclesiastical Polity. इसे क्या कहा गया है? One of the first masterpieces of English prose. Laws of Ecclesiastic Polity जो वर्क है ये इंग्लिश प्रोज का मास्टरपीस है, फर्स्ट मास्टरपीस है और इसके जो ऑथर हैं वो रिचर्ड हुकर हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 वाज द वर्क ऑफ बिशप एंड्रयूस. देखिए बहुत सारे बाइबल को ट्रांसलेट किया गया है, बहुत लोगों ने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है बाइबल को, लेकिन वो ट्रांसलेशन जो कि ऑथोराइज्ड वर्जन है बाइबल का वो 1611 में आता है और ये वर्क जो होता है वो बिशप एंड्रयूस का होता है. तो प्रेजेंट में जो भी बाइबल चलता है वो बिशप एंड्रयूस का ऑथोराइज्ड वर्जन वाला बाइबल ही चलता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द ग्रेट एसिस्ट हु हैड वंस सेड दैट द वर्नाक्यूलर्स वुड वन डे प्ले द बैंकक्रफ्ट विथ बुक्स इज फ्रांसिस बैकन. फ्रांसिस बैकन ने कहा था कि जो वर्नाक्यूलर्स हैं वो एक दिन क्या करेंगे? बुक के साथ क्या करेंगे? बैंकक्रप्ट करेंगे, मतलब वो बुक्स को डिस्टर्ब करेंगे. वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर को डिस्टर्ब कर सकते हैं. इट वाज सेड बाय फ्रांसिस बैकन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन बैकन्स न्यू अटलांटिस द प्लेस वियर साइंटिस्ट डिवोट themselves to the advancement of knowledge is Solomon's House. बैकन्स ने अपने वर्क न्यू एटलांटिस में एक प्लेस के बारे में जिक्र किया है जहाँ पे साइंटिस्ट खुद को क्या करते हैं? डिवोट करते हैं. फॉर व्हाट? एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए. तो दैट प्लेस इज सोलोमन्स हाउस. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. बैकन हैड बोरोड द टर्म एसे फ्रॉम द फ्रेंच राइटर मॉन्टेग. बैकन ने जो टर्म एसे है उस वर्ड को कहाँ से बोरो किया है? फ्रेंच राइटर मॉन्टेग से बोरो किया है. तो फादर ऑफ एसे के रूप में मॉन्टेग जाने जाते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश एसे के रूप में फ्रांसिस बैकन जाने जाते हैं. इस चीज को याद रखिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. बैकन पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज एसेज इन 1597. बैकन ने अपने एसेज को कई एडिशन में पब्लिश करवाया है जिसमें फर्स्ट एडिशन आया था 1597 में. क्वेश्चन नंबर 10. वर्चूज इज लाइक प्रेशियस ऑर्डर्स more fragrant than they are incensed or crushed. This is a typical extract from Francis Bacon. ये जो स्टेटमेंट है virtues is like precious orders more fragrant when they are incensed or crushed,
ये फ्रांसिस बेकन के वर्क से लिया गया है। Now question number 11. The greatest demerit of Bacon as an essayist when compared to Montaigne or Lamb is his lack of personal touch. ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा कि बैकन एज ए एसिस्ट के रूप में उनकी जो सबसे बड़ी डिमेरिट है, मॉन्टेन अगर लैम्ब से कंपेयर किया जाए तो दैट इज़ उनका जो पर्सनल टच की कमी है वो। और ये कमी वैसे तो लोग मानते हैं कि ये कमी है, बट मुझे लगता है कि बैकन की ये सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने अपने ऐसे में अपनी पर्सनल जो फीलिंग्स है उसको दूर रखा है, पर्सनल टच को दूर रखा है, और इस वजह से उनके जितने भी एसेज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ऑसम हैं। आप लोग भी पढ़ेंगे तो ज़रूर आप लोग को इस बात का एहसास होगा। तो आई थिंक इट्स हिज नॉट डिमेरिट बट इट्स मेरिट, लेकिन हमारे मानने से नहीं होगा, जैसा कि अदर जो क्रिटिक्स हैं वो जो मानेंगे उसी चीज़ को कैरी किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ये माना जाता है कि बैकन की सबसे बड़ी डिमेरिट है उनकी लैक ऑफ पर्सनल टच। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. नेकेडनेस इज अनकमली एज वेल इन माइंड एज इन बॉडी. दिस स्टेटमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ बैकन्स प्रूडेंस. यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, नेकेडनेस इज अनकमली एज वेल इन माइंड एज इन बॉडी. ये बैकन्स के प्रूडेंस को क्या करता है, बताता है, शो करता है। तो बैकन्स के प्रूडेंस का ये एक एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. हु इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश प्रोज. तो इंग्लिश प्रोज में पहले ग्रेट स्टाइलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं जॉन लिली, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द सिविल वॉर्स पब्लिश्ड इन 1595 and based on the War of the Roses is the most characteristic work of Samuel Daniel. Samuel Daniel ने एक वर्क लिखा है द सिविल वॉर्स के नाम से, और ये पब्लिश्ड होता है 1595 में। और ये किस चीज़ पर बेस्ड है, द वॉर ऑफ द रोजेज जो हुआ था इंग्लैंड में, उसी पर बेस्ट वर्क है सैमुअल डैनियल का द सिविल वॉर्स। और याद रखिएगा ग्रेट स्टाइलिस्ट इंग्लिश प्रोज जो हैं वो जॉन लिली हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. ड्राइटन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टू पोएटाइज ज्योग्राफी इन हिज पोलियोलबियन. ड्राइटन ने क्या किया है, ज्योग्राफी को पोएटाइज किया है, और ये पहले पर्सन है जिन्होंने ऐसा किया है। और किस वर्क में किया है उन्होंने, तो अपने वर्क पोलियोलबियन में किया है। हु इज द हीरो इन स्पेंसर्स फेयरी क्वीन. स्पेंसर के फेयरी क्वीन का हीरो कौन है, तो प्रिंस आर्थर है। किंग आर्थर को ही स्पेंसर का फेयरी क्वीन का जो वर्क है उसके हीरो माने जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. द नाइट्स अंडरटेक डेंजरस इन ईच बुक ऑफ द फेयरी क्वीन इन ऑर्डर टू विन द फेवर ऑफ देयर लेडी लव. एक्चुअली जो फेयरी क्वीन की जो बुक्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, उसमें जो योद्धा होते हैं, नाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेंजर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, डेंजर के साथ फाइट करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं, सो दैट दे कुड विन द फेवर ऑफ देयर लेडी लव. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. द फेयरी क्वीन अपैरेंटली फॉलोज द स्टाइल ऑफ एरिस्टोटल्स ऑर्लैंडो फ्यूरिसियो. देखिए फेयरी क्वीन का जो स्टाइल है ऐसा माना जाता है कि वो फॉलो करता है एरिस्टोटल का एक वर्क है ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो करके। Now question number 19. Which one had the aim to fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline? The fairy queen. तो फेरी क्वीन के लिए कहा जाता है कि ये क्या है, टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन. तो फेरी क्वीन में ये फैशन प्रेजेंट किया गया है कि जो जेंटलमैन या नोबल है वो वर्चू और जेंटल डिसिप्लिन को प्रेजेंट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. द फर्स्ट बुक ऑफ द फेरी क्वीन, यहाँ पे फेरी क्वीन होगा, मिसस्पेल्ड हो गया तो इसको सही कर लेंगे, is believed to be an allegory of the struggle between the Protestant Church and the Roman Catholic Church. Lady Una in it represents. देखिए फेरी क्वीन की जो फर्स्ट बुक है ऐसा माना जाता है कि उसमें वो एलिगरिकल वर्क है. वो ये तो पता ही है आप सबको कि फेरी क्वीन एलिगरिकल वर्क है, और इसमें एलिगरी प्रेजेंट किया गया है किस चीज़ को लेकर, जो प्रोटेस्टेंट चर्च है और रोमन कैथोलिक चर्च है इनका एलिगरी प्रेजेंट किया गया है. और इन दोनों ही चर्च के बीच में एक स्ट्रगल होता है
उसी स्ट्रगल को क्या किया है, स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इसमें एक कैरेक्टर का नाम है लेडी ऊना। तो वो जो लेडी ऊना है वो किसको रिप्रेजेंट करती है फेरी क्वीन के फर्स्ट बुक में? ट्रू चर्च को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे स्पेंसर जो है लेडी ऊना को ट्रू चर्च के रूप में रिप्रेजेंट किया है और विजडम के रूप में भी रिप्रेजेंट किया है, साथ ही चैस्टिटी के रूप में भी रिप्रेजेंट किया है। तो लेडी ऊना क्या है? वो सिनोनिम है किसके? ट्रू चर्च के, विजडम के और चैस्टिटी के। तो बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।